करने का ऑर्डर दिया। ऐसी न्यायपालिका को कैसी न्यायपालिका माना जा सकता है? 8 अक्टूबर 2013 को जस्टिस सदाशिवम कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ी करती है, इसीलिए वीवीपीएटी लगाओ। और जब दूसरा जज वामन मेश्राम के समर्थन में 15 लाख ईवीएम है तो 15 लाख वीवीपीएटी लगाओ, ऑर्डर दे रहा है। और जस्टिस गोगोई कह रहे केवल 2% की ही मिलान करो। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ब्राह्मण जजेस के द्वारा की गई। क्या है जजेस? जजेस कोई खुदा है? जजेस कोई भगवान है? भारत के जुडिशरी में भारत के लोगों को मालूम नहीं है सिंगल कास्ट ब्राह्मण है। भारत के हाई कोर्ट के सारे जजेस ब्राह्मण है और सुप्रीम कोर्ट के 28 के 28 जजेस ब्राह्मण है। तुम हमारे लोगों के रिजर्वेशन का विरोध करते हो और कॉलेजियम में अपने रिश्तेदार को चुनते हो। रिश्तेदार जज रिटायर्ड होने के पहले रिश्तेदार ब्राह्मण को चुनता है। साथियों, ये न्यायपालिका नहीं है, ये ब्राह्मण का जज कह रहा है, जिसको संविधान की तौहीन नहीं, जिसको संविधान की इज्जत नहीं। क्या कह रहा है? ये ईवीएम का नतीजा है। एक जज कह रहा है मोरनी बच्चे पैदा करती है क्योंकि वो सेक्स नहीं करती। जज है, उसके लिए बिठाया। और कौन से हाईकोर्ट के जज है? जयपुर के राजस्थान हाईकोर्ट के जज है, जिस चेंबर के सामने मनु की खड़ी पुतला खड़ा है, मनु का पुतला खड़ा है, उनका विरोध नहीं करते। और आजकल एक जज ने जजमेंट दिया, मनुस्मृति के अनुसार 16-17 साल की उम्र में ही माँ बच्चा पैदा करती थी। अरे मनुस्मृति का हवाला देकर कोई जज जजमेंट दे रहा है, ये क्या हो रहा है? जजेस संविधान को आधार बनाकर फैसले नहीं दे रहे, मनुस्मृति को आधार बनाकर फैसले दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए अल्पसंख्यक ब्राह्मण न्यायपालिका का इस्तेमाल ब्राह्मण राज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईवीएम मशीन है उतना वीवीपीएटी लगाओ, ताकि इधर तुम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे पर्ची है, ये पर्ची है, पुराने जमाने के लोग होंगे तो उनको मालूम है, कोई अनपढ़ भी रहा तो सिंबल देखता था और सिंबल में देखता था। मैंने पिछली बार गधे को वोट डाला था, गधे ने मेरे समर्थन में आवाज नहीं उठाया। इस बार मैं गधे को वोट नहीं डालूंगा, इस बार मैं कुत्ते को वोट डालूंगा और कुत्ता जीतेगा तो शायद मेरे समर्थन में बोलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, किसी पार्टी का नाम लेने की बजाय सिंबॉलिक बता रहा हूं। तो देखता था किधर है गधा, किधर है कुत्ता, किधर है कुत्ता, तो इंक देखता था, इंक की शाही कमी रही तो घसीटता था और फिर उसको जोर से ठप्पा लगाता था, फिर देखता था, संतुष्ट होता था और डालकर घर पर जाता था। मैंने जिसको वोट दिया उसी के अकाउंट में जमा हुआ। आप ईवीएम का बटन दबाते हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, अरे किधर गया वोट, इधर गया, किधर गया? खबरें आई, कोई भी बटन दबाओ कमल को ही जाता है। खबरें आ गई, कुछ खबरें लीक हो गई सोशल मीडिया में, कोई भी बटन दबाओ कमल के खाते में। 2014 में जो ईवीएम मशीन लगाई गई उसमें 6.5 लाख ईवीएम मशीन अपडेट मशीन नहीं थी, अपग्रेड मशीन नहीं थी, यानी गड़बड़ वाली मशीन को इस्तेमाल किया। और चुनाव होते ही 9.5 लाख ईवीएम मशीन को चुनाव आयोग ने कबाड़ घोषित किया। 2014 का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित कर दिया, क्योंकि डाटा था, सबूत थे, एविडेंस थे। साथियों, 2014 के घोटाला होने के बाद बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए और कोर्ट केस का मामला था कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट मान्य कर रहा है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव तब तक करना संभव नहीं है जब तक उसके साथ वीवीपीएटी सिस्टम 100% नहीं जोड़ी जाएगी। इसको केस बनाकर वामन मेश्राम गए और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया।
चुनाव आयोग को पूछा, वामन मेश्राम कौन सी डिमांड कर रहे, हमने जो फैसला दिया उसका अमल क्यों नहीं हो रहा है, यही तो कह रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार हमको पैसा नहीं दे रहे, वीवीपीएटी मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे। तो वामन मेश्राम साहब के मुकदमे पर, केस पर चुनाव आयोग को और बीजेपी सरकार को ऑर्डर इश्यू हुआ, आने वाली 2019 की चुनाव में जितनी ईवीएम मशीन होगी उतनी वीवीपीएटी लगाओ और उसके लिए पैसा सैंक्शन करो। वामन मेश्राम जीत गए, मगर इसकी सिंगल लाइन की खबर एक टॉयलेट अखबार ने, ब्राह्मण बनिया मीडिया ने नहीं दिखाई। क्या काम का? वामन मेश्राम जीत गए। जब चुनाव नजदीक आया तो बीजेपी के लोग कांग्रेस वाले लोगों के पास गए और उनको कहने लगे कि गांधी जी की हड्डी जो थी वो सिंगल हड्डी थी, वामन मेश्राम की डबल हड्डी है। वामन मेश्राम 2019 को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने देने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में केस जीत चुका है। अब इसके लिए आप हमारा बचाव करो। फिर समझौते की याद दिलाई और समझौते के तहत विपक्ष के लोगों ने 50% वीवीपीएटी मिलान करने की बात की समझौते के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, जितनी ईवीएम मशीन है उतनी वीवीपीएटी की गिनती करो। मगर विपक्ष को आगे किया गया और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के वकील और स्पोक्स पर्सन अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्होंने डिमांड किया, 15 लाख ईवीएम मशीन है तो 15 लाख वीवीपीएटी लगाओगे तो कम से कम 50% मिलान कराओ। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 100% मिलान करो। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को बचाव का पक्ष लिया। जज महाशय थे जस्टिस गोगोई, बहुत महान जज है। भारत के जुडिशरी में इतना महान जज कोई पैदा नहीं हुआ, बहुत ही महान जज पैदा हो गए। आरएसएस के उंगली पर नाचने वाले जज जस्टिस गोगोई के ऊपर जो सर न्यायाधीश है और बाद में आरएसएस को मदद किया, इसलिए राज्यसभा का सीट मिला। एक महिला ने जस्टिस गोगोई के ऊपर आरोप लगाया कि जस्टिस गोगोई ने मेरा यौन शोषण किया, तुरंत सुर्खी बनी, अंदर की कमरे की बात दुनिया में फैल गई। फिर अब उनकी इंक्वायरी बिठाई गई। दूसरे नंबर के जज थे जस्टिस बोबड़े, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, उनके दादा आरएसएस के खानदानी कार्यकर्ता थे और वकील संघ के अध्यक्ष थे। बोबड़े आरएसएस के खानदानी कार्यकर्ता। जस्टिस बोबड़े ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी में गोगोई को शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरे जज जस्टिस पटनायक ने जिस महिला ने आरोप लगाया था उस महिला की इंक्वायरी की, उसको भी क्लीन चिट दिया। पहली गजब की जांच हुई, जिसने आरोप लगाया उसको भी मुक्त कर दिया, जिसके ऊपर आरोप लगाया उसको भी मुक्त कर दिया। यानी ईवीएम घोटाला करने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने भारत के सर न्यायाधीश का ब्लैकमेल किया और जस्टिस गोगोई ने, इसके पहले के जज ने जो फैसला दिया वामन मेश्राम जी के समर्थन में, उसको दरकिनार करके 2% गिनती करने का ऑर्डर दिया। ऐसी न्यायपालिका को कैसी न्यायपालिका माना जा सकता है? 8 अक्टूबर 2013 को जस्टिस सदाशिवम कह रहे हैं
ईवीएम गड़बड़ी करती है, इसीलिए वीवीपीएटी लगाओ। और जब दूसरा जज वामन मेश्राम के समर्थन में 15 लाख ईवीएम है तो 15 लाख वीवीपीएटी लगाओ, ऑर्डर दे रहा है। और जस्टिस गोगोई कह रहे केवल 2% की ही मिलान करो। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ब्राह्मण जजेस के द्वारा की गई। क्या है जजेस? जजेस कोई खुदा है? जजेस कोई भगवान है? भारत के जुडिशरी में भारत के लोगों को मालूम नहीं है, हाई कोर्ट के सभी जजेस सिंगल कास्ट ब्राह्मण हैं। भारत के हाई कोर्ट के सारे जजेस ब्राह्मण हैं और सुप्रीम कोर्ट के 28 जजेस ब्राह्मण हैं। तुम हमारे लोगों के रिजर्वेशन का विरोध करते हो और कॉलेजियम में अपने रिश्तेदार को चुनते हो। रिश्तेदार जज रिटायर्ड होने के पहले रिश्तेदार ब्राह्मण को चुनता है। साथियों, ये न्यायपालिका नहीं है, ये ब्राह्मण पालिका है। क्या है उनके दिमाग? एक जज कह रहा है जिसको संविधान की तौहीन नहीं, जिसको संविधान की इज्जत नहीं, क्या कह रहा है? ये ईवीएम का नतीजा है। एक जज कह रहा है मोरनी बच्चे पैदा करती है क्योंकि वो सेक्स नहीं करती। जज है, उसके लिए बिठाया। और कौन से हाईकोर्ट के जज है? जयपुर के राजस्थान हाईकोर्ट के जज है। जिस चेंबर के सामने मनु की पुतला खड़ा है, मनु का पुतला खड़ा है, उनका विरोध नहीं करते। और आजकल एक जज ने जजमेंट दिया, मनुस्मृति के अनुसार 16-17 साल की उम्र में ही माँ बच्चा पैदा करती थी। अरे मनुस्मृति का हवाला देकर कोई जज जजमेंट दे रहा है, ये क्या हो रहा है? जजेस संविधान को आधार बनाकर फैसले नहीं दे रहे, मनुस्मृति को आधार बनाकर फैसले दे रहे हैं। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए अल्पसंख्यक ब्राह्मण न्यायपालिका का इस्तेमाल ब्राह्मण राज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 में ईवीएम घोटाला हुआ, वीवीपीएटी का मिलान करने का जो मामला था उसको रफा दफा किया और नरेंद्र मोदी को चुनवा कर लाया। और नरेंद्र मोदी कितने वोट से जीते? हमारे चांद भाई आपको सबूत के आधार पर बोल रहे, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चल रहा है, ऑल इंडिया में देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के वाराणसी में चुनाव लड़े, उनके जहां पर चुनाव लड़े वहां वोट की संख्या थी 11 लाख, पड़े कितने? 12,87,000। कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है। 370 सीट पर जितने वोट थे उससे ज्यादा सीट वोट पड़े या उससे कम वोट पड़े, ऐसा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है। अभी जो मेयर के चुनाव हुए, जो निषाद सपा पार्टी की कैंडिडेट, 3.5 लाख वोट पड़ने चाहिए, वोटर उतने ही है, 3,64,000 वोटर है, पड़े कितने? 5 लाख। अरे कैसे पड़े? अखिलेश जी ने तो यूपी बंद करना चाहिए था। 17 के 17 मेयर चुनकर आए। सपा बसपा ने यूपी बंद करना चाहिए था। ये घोटाला हुआ है। उससे तो अच्छा वो सोनू किन्नर है जिसने नंगा होकर पुलिस को भी भगाया। जब कलेक्टर कह रहा था कि इनको दबोचो तो नंगा होकर पुलिस को चुनौती दिया, मैं जीत गया हूं, आप मुझे मारना चाहते हो। पुलिस भी डर के मारे भाग गई और जब उसकी रिकाउंटिंग की गई सोनू किन्नर जीत गया। अब ऐसा लग रहा है कि जो नेता ईवीएम के खिलाफ बोल नहीं रही है, घर में पड़े हुए हैं, समाज के तकलीफों को, दर्द उनको महसूस नहीं हो रहा है, अब उनको नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। किन्नर या हिजड़ों को अब नेता बनना चाहिए क्योंकि वो लड़ रहे हैं। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ के द्वारा हम क्या संदेश देना चाहते हैं वो संदेश मैं यहाँ पर देता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की ओर हम लेकर आ रहे। हम 5 लाख लोग
चुनाव आयोग के कार्यालय पर मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। गुप्तचर विभाग हमारे को बार बार पूछ रहे थे कितने लोग आए, कौन आए, क्या बोलने वाले। मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड में है, आप ये जानकारी यूपी गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को दो कि ये 5 लाख लोग चुनाव आयोग के, मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय पर लेकर जाने वाले। कौन सी गुप्त बात है ये तो ऊपर बात है। अगर ये नहीं मानते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम भारत बंद करने वाले, ईवीएम का खिलाफ भारत बंद करने वाले। इसके बावजूद भी ये अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मण अगर नहीं मानते हैं तो 15 लाख वोटर्स को वोट डालने के नाम पर जाना होगा, ईवीएम उठाना होगा और चुनाव जो अधिकारी है उसके सामने आवाज देकर कहना होगा, ये देख भाई वीडियो रिकॉर्ड बना, मैं ही फोड़ रहा हूं, बाद में नहीं बोलूंगा मैंने फोड़ा नहीं, ये देख पटक देता हूं। हम ईवीएम मशीन फोड़ने वाले, जो हमारा तकदीर फोड़ रहा है, हमको गुलाम बना रहा है, हमारे बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे बच्चों को जॉब नहीं है, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारा बहुजन समाज का जो ईवीएम मशीन सत्यानाश कर रहा है, हम ईवीएम मशीन फोड़ने वाले। आप में से कितने लोग समर्थन करते हैं ईवीएम मशीन फोड़ने का? हाथ ऊपर करो भाई, ये कैमरा घुमाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हाथ ऊपर करने वाले नहीं थे, मैं इसी मन से उनको देशद्रोही घोषित करने वाला था। आप देशभक्त हो, आप देशभक्त हो। हमारा संगठन 31 राज्यों में है, 550 जिलों में है, 4500 तहसील में है। हरियाणा में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, वह पंडितों ने कंप्लेंट की, जय हिंद नवीन ब्राह्मण फरसा दिखाकर विरोध किया। तब हमने उनको कहा हम लोकतंत्र में रहकर लड़ते हैं, अब तुम फरसा दिखा रहे हो। हमारे पुरखों ने 1818 में तुम्हारा फरसा बिरसा सब हवा में उड़ा दिया था। हम नहीं चाहते दोबारा दूसरा भीमा कोरेगा हो, क्योंकि हमारा यकीन संविधान पर है, हमारा यकीन दूसरे युद्ध पर नहीं है। हम लोकतंत्र के दायरे में रहकर तुम्हारा विरोध करेंगे। तुमको अगर हमारी बात बुरी लगती तुम भी हमारा विरोध करो। क्यों? हमारे बाप ने हमको भी अधिकार दिया, बाबा साहब ने पंडितों को भी अधिकार दिया। अगर उनको हमारी बात का बुरा लगता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमारी बातों का खंडन करे। कहा कौन सी बुरी बात है? नहीं माने विरोध। हमने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस लिया, कार्यक्रम किया और वहीं पर डिक्लेयर किया ये हमारे कार्यक्रम पर पाबंदी नहीं है, ये भारत के संविधान ने दिए हुए आजादी आर्टिकल 19 पर पाबंदी है। आर्टिकल 19 पर पाबंदी यानी भारत के संविधान पर पाबंदी। भारत के संविधान ने संगठन बनाने का, संगठन का संचालन करने का, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम करने का अधिकार संविधान ने दिया। अब इसको ही डिनाय करते हो तो फिर हम हमारा मोर्चा दिल्ली की तरफ नहीं, नागपुर की तरफ लेके आएंगे, ऐसा ऐलान किया। फिर यह बामसेब का अधिवेशन हुआ कानपुर में, तो एक कानपुर में अचानक एक पंडित ऊग पड़ा और उसकी तंजीम का, उसके संगठन का नाम था मैं हूं दुर्गेश मणि त्रिपाठी। बहुत अच्छे ब्राह्मण थे वो। मैं हूं ब्राह्मण महासभा। ऐसे भले ब्राह्मण सभी तरफ फैलने चाहिए, हमारा विरोध होना चाहिए। डेमोक्रेसी में अपोजिशन चाहिए भाई। ऐसे भले ब्राह्मण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसने विरोध किया। उसकी कंप्लेंट को आधार बनाकर पुलिस वाले ने छावनी में तब्दील किया। हमारे अधिवेशन को 144 धारा लगाई। फिर हमको मैसेज मिला कि अरे हरियाणा में रोका, कानपुर में रोका, अब इनका प्लान सत्ता का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं नाजायज लोग। तो हमने तारीख डिक्लेयर की 6 अक्टूबर 2022। चलो नागपुर। 1 लाख लोगों को केवल बुलाया। भारत सरकार ने 183 रेलवे बंद की। उत्तर भारत से नागपुर की तरफ जाने वाली रेलवे बंद की। इसके बावजूद 4.5 लाख लोग नागपुर में दाखिल हुए।
और आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर गए, तब जाकर मोहन भागवत की बोली जो है वो तोतली हो गई। यानी वो जो जैसा बोल रहा था अब उसकी भाषा में बदलाव आ गया। भाषा में बदलाव कैसे आया? जाति पंडितों ने बनाई है। अरे कैसे बोल रहे हो? पहले तो समर्थन करते थे, अब विरोध कर रहे हो। कहा कि प्रायश्चित लो। साथियों, देश का सत्यानाश करने वाले लोग जो है ये भारतीय नहीं है। 3.5% लोग भारतीय नहीं है। ये बात 2001 के डीएनए रिपोर्ट ने और हरियाणा के राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि ये भारतीय लोग नहीं है, विदेशी है। कुछ ब्राह्मणों को बुरा लगता है, अरे अंग्रेज विदेशी है ऐसा कहकर तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो लोगों ने गांधी जी को सर पर लिया। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों को विदेशी कहा वो गलत नहीं थे, तो डीएनए के आधार पर सिद्ध हुए ब्राह्मण लोग विदेशी है, इस आधार पर कहते। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। शेड्यूल कास्ट की मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, ओबीसी के युवा क्रांतिकारों का मर्डर कर दिया जाता है। हथरस की हमारी बेटी का क्या हाल किया, मैं वहां गया, हमको मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। जो धाराएं, कठोर धारा लगाई थी, कोर्ट ने वो भी हटा दी और एक को छोड़कर बाकी को क्लीन चिट दिया। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है और इस गुंडा राज को चुनौती देना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने का मामला। आरएसएस बीजेपी के लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या प्रचार कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1874 में गुजरात का ब्राह्मण, टंकारा नामक गांव, सौराष्ट्र का ब्राह्मण बॉम्बे गया। बॉम्बे जाकर हिंदू समाज संगठन नहीं बनाया, संगठन का नाम रखा आर्य समाज। आर्य समाज की किताब लिखी, किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में पृष्ठ संख्या 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू आक्रांता मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। हिंदू का पर्शियन भाषा में अर्थ होता है हिंदू यानी काला, हिंदू यानी चोर, हिंदू यानी डाकू, हिंदू यानी दुष्ट, नीच, कपटी, गुलाम। 1874 तक ब्राह्मण को हिंदू शब्द से परहेज था। 1950 के बाद ब्राह्मणों के पास वोट नहीं था, इसलिए हिंदू मुसलमान खेल किया, वोटों को ध्रुवीकरण किया। अभी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए वर्तमान बीजेपी सरकार जो उन्होंने कानून बनाया था लागू नहीं कर पाई। कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड क्या है? कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आदिवासियों को जबरन हिंदू करने का काम है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड एससी एसटी ओबीसी को जबरन हिंदू बनाने का मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 अक्टूबर 1948 में संविधान सभा का सेशन चल रहा था। एक पंडित ने बाबा साहब अंबेडकर को छेड़ा और कहा कि आप कॉमन सिविल कोड कब बनाने वाले हो? एक व्यक्ति ने पार्लियामेंट में, संविधान सभा में आवाज उठाई कि अंबेडकर आप संविधान तो बना रहे हो मगर कॉमन सिविल कोड कब बनाने वाले हो? तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में ये भाषण में कहा, क्या कहा? कोई भी सरकार अपने अधिकार का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकती कि मुसलमान समाज भड़क उठे और विद्रोह करने लगे। मेरे विचार से वह एक पागल ही सरकार होगी जो ऐसा करेगी। पागलपन चल रहा है। संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने पागल सरकार होगी जो किसी को टारगेट करके ये कहा जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा,
तुम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तुम लोग पागल हो चुके हो। कॉमन सिविल कोड भारत का संविधान लागू होते ही लागू होने वाला है। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा केवल शादी रचने की पद्धति और मृत्यु की पद्धति ये हर धर्म को दिया हुआ अधिकार है, बाकी सारे अधिकार आईपीसी के अधीन है। मर्डर करेगा समान धारा, चोरी करेगा समान धारा, रेप करेगा समान धारा। ये आईपीसी कॉमन सिविल कोड है। केवल शादी करने का अधिकार और मृत्यु के बाद कैसी मौत का विधि होना चाहिए, इतना ही अधिकार अलग अलग धर्मों को दिया है। इसलिए साथियों, इस देश में हिंदू नहीं है, इस देश में कोई हिंदू नहीं है। इस देश में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और एससी एसटी ओबीसी यानी बहुजन समाज को 6,500 जातियों में टुकड़ों में बांटा है। अरे इतनी गंदगी पैदा कर रहे हो, कॉमन कैसे होगा? पहले अपनी गंदगी तो साफ करो। वो साफ करने वाले नहीं है क्योंकि उनका डीएनए भारतीय नहीं है। इसलिए साथियों, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा ये जन आंदोलन की तैयारी है। इस जन आंदोलन की तैयारी में आपको तैयारी में लग रहा होगा। और कानपुर में जितने गांव है उन गांव में ईवीएम भंडाफोड़ मीटिंगे लेकर लोगों को तैयार करना होगा। मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि 2024 में ईवीएम फोड़ना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक बंदे ने वहां के लोकल चुनाव में जब चुनाव चल रहा था उसने ईवीएम मशीन उठाया, पटका के फोड़ दिया। फिर उसका एफआईआर हुआ और सेशन कोर्ट में उसको खड़ा किया और जज साहब ने कहा तुमने कितना भयंकर गुनाह किया, बताए तुम्हें गुनाह मान्य है? उसने कहा मुझे गुनाह मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई गलत किया ही नहीं है। तुमने ईवीएम फोड़ा? हाँ मैंने फोड़ा है। किसने कहा तुमको ईवीएम फोड़ने के लिए? उसने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईवीएम मशीन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती, ऐसा कहा है। और ये वीवीपीएटी लगाए बगैर चुनाव कर रहे तो मैं कैसा सहन करूंगा? उसने कहा ये किसने कहा? वामन मेश्राम ने कहा। किसने कहा? वामन मेश्राम ने कहा। तुमने वो जजमेंट पढ़ा है? उसने कहा मैं जजमेंट, मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं है, मैं केवल सुनता हूँ, कभी कभार कार्यक्रम में जाता हूँ, यूट्यूब पर सुनता हूँ, मुझे पता चल गया ईवीएम ये ब्रह्म घोटाला है, इसलिए मैंने ईवीएम मशीन फोड़ा है। तुम्हारे पास सबूत क्या है? कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। जज ने कहा दिखाओ। जज ने पढ़ लिया ईवीएम मशीन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, पैरा नंबर 29। जज ने कहा तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। मुझे अगर तुम्हारे खिलाफ फैसला देना है तो मुझे पहले सुप्रीम कोर्ट को गलत कहना होगा और मेरी उतनी औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट को गलत कहने की। साथियों, ईवीएम मशीन हमारे देश का सत्यानाश कर रही है। हिंदुत्व क्या है? ब्राह्मणत्व है। हिंदुत्व क्या है? अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मणों का इस देश पर नियंत्रण करने का राष्ट्रद्रोही कृत्य है। यहाँ उत्तर, एक आखिरी बात बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। 2006 में नांदेड़ में बम ब्लास्ट करते हुए आरएसएस के लोग पकड़े गए। नांदेड़ में घर में बम ब्लास्ट हुआ था तो पकड़े गए। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया, उसका फोन टैपिंग किया और वो बातें एटीएस के जो करकरे थे उन्होंने चार्जशीट के तौर पर कोर्ट में दाखिल किया है। आज वो आतंकवादी बाहर है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, वो जानकारी ये है कि आतंकवादी अब बाहर ही नहीं आए हैं, देश के अंतर्गत सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। पुणे का एक ब्राह्मण है, आरएसएस का डॉक्टर कुरुलकर, वो पेशे से साइंटिस्ट है, आरएसएस का वर्कर है और उसने पाकिस्तान को जानकारी भेज दी है, अभी वो जेल में है। इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोग 21 जगह बम ब्लास्ट किए, डॉक्टर कुरुलकर को एटीएस ने पकड़ा हुआ है और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने फरीदाबाद की मीटिंग में गुप्त रूप में कहा वी विल फाइट दिस नेशन, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। पब्लिकली कह रहे हिंदू हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र और निजी मीटिंग में कह रहे हैं भारत ब्राह्मणों का नहीं है,
इसलिए संविधान के खिलाफ काम करना होगा, भारतीय लोगों के खिलाफ काम करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए। और बीजेपी के लोग कोई दूध के धुले लोग नहीं है, इनका भी आतंकवादी कार्य में सहभाग है। इसके रिकॉर्ड एटीएस प्रमुख करकरे साहब ने सबमिट किया है। इसलिए अल्पसंख्यक विदेशी लोगों का अब ज्यादा चलने वाला नहीं। इस बात को आप लोग गांव-गांव में फैलाओ और इस देश को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, ये हमारा पवित्र आंदोलन है। इस देश को, संविधान को बचाना, इस देश की प्रजा को बचाना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। यहाँ के लोग कह रहे कि योगी सरकार राशन बांटा, बाद में वापस लिया, ऐसी खबरें आई। मैं कहना चाहता हूँ, भारत के संविधान ने हमको वोट देने का अधिकार दिया। ये राशन बांट रहे हैं। हर साल दिसंबर महीने में रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट। भारत गरीबी में और भूखमरी में पहला होता है। इन लोगों को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। ये राशन के नाम पर नाटक कर रहे हैं। छेदी खोटे यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, छेदी खोटे बाबा साहब का सच्चा बच्चा है, जो इस मिशन के लिए जी जान से काम कर रहा है। आप लोग इनको साथ सहयोग दो। मैं सभी लोगों को यही मैसेज देकर मेरी बात को खत्म करता हूं। मेरे पीछे नारा लगाओ, बोल 85, बोल 85। धन्यवाद। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुजन हब को संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपसे सहयोग की आशा है। सहयोग करने के लिए आप गूगल पे, फोन पे के साथ ही बैंक खाते का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह का साथ बनाए रहें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम, अलविदा।